आज होने वाला है डीडी कॉन्क्लेव का और कितना बदला है यूपी ये समझते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि कड़ाके की ठंड में यूपी की सियासत आखिर कितनी गर्म है? देखिए, बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। शुरुआत हो चुकी है और तैयारियों की शुरुआत तो बहुत दिन पहले से ही हो चुकी थी। रात भर पूरी दूरदर्शन की टीम ने यहाँ पर जो विशेष तैयारियां होनी थी, जो तकनीकी तैयारियां करनी थी, उसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। हमारे जो कैमरे हैं, जो हमारे ओबी वैन्स हैं, पूरी तरह से सज्ज हैं इस पूरे कॉन्क्लेव को देश के सामने ले आने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी की गई है दूरदर्शन परिवार की तरफ से इस पूरे यूपी की नब्ज़ को समझने के लिए। और आपको बताएं कि आप जितने यूपी के बड़े नाम सोच सकते हैं इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 10:30 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। उद्घाटन सत्र में जैसा कि आपको पता है कि जो चुनावी रणनीति है, क्योंकि चुनाव का मौसम है और जैसा कि आपने कहा कि कड़ाके की सर्द में चुनाव की गर्मी धीरे धीरे अब अपनी तपिश बढ़ाती ही जाएगी। और उसी तरह की तपिश आज हम पूरे दिन के दौरान देखेंगे कि उद्घाटन सत्र के बाद भी जो सत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होने वाले हैं। क्या कुछ फोकस रहेगा? हमारे साथ में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे जो एंकर साथी हैं, सहयोगी अशोक श्रीवास्तव जी हैं। मैं थोड़ा सा उनसे आपसे बातचीत करा दूं। अशोक जी, बहुत धन्यवाद। आपने कल कहा था कि जो देश की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा यहीं पर और यहीं से होकर के निकलती है। आज का कॉन्क्लेव कितना बड़ा फोकस? बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा। न सिर्फ यूपी चुनाव के लिहाज से, यूपी चुनाव की दृष्टि से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डीडी न्यूज़ की दृष्टि से, डीडी यूपी की दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक इवेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीडी न्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है डीडी न्यूज़ भरोसा भारत का है। लोग आज भी ट्रस्ट करते हैं कि जो डीडी दिखाता है वो सही होता है, सटीक होता है। लोग आज भी दिखाते हैं कि लोग मानते हैं आज भी कि हम लोग जो कुछ दिखाते हैं उसमें बायसनेस उस तरह की नहीं होती है। हम लोग ड्रामा नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ सब्सटेंस होता है, कंटेंट होता है। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ा इवेंट है और हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने मुद्दे हैं, क्योंकि मैं कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके चुनाव पर पूरे देश की निगाहें रहती है। बल्कि देश नहीं, अजय, मैं ये भी कहूँगा, मेरे बहुत से मित्र जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं उन सबकी निगाहें, वो अक्सर फ़ोन करते हैं, यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, वहाँ पे योगी जी आ रहे हैं क्या, योगी जी आ रहे हैं क्या, अखिलेश यादव की भीड़ हो रही है सभाओं में, प्रियंका गांधी जो है वो जो प्रियंका वाड्रा कर रही है उसका, तो पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से रहती हैं। तो यूरोप के 20-25 राज्य हैं, उनके बराबर तो जनसंख्या यूपी की है। 30-35 करोड़ लोग यहाँ पर। बिल्कुल। और एक बात और जो ये, क्योंकि हम ये जो अभी जो हम कॉन्क्लेव शुरू कर रहे हैं, तब तक भारत में ये बताया जा रहा है लगभग तीसरी लहर कोरोना की आ गई है और उत्तर प्रदेश दूसरी लहर में जो है। उत्तर प्रदेश का शुरू में जिस तरह की नेगेटिव खबरें आई थी, नेगेटिव चीज़ें आई थी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन उसी दूसरी वेव को जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने संभाला, तो एक चुनौती अब ये भी उत्तर प्रदेश पर है कि इतना बड़ा राज्य, कई यूरोपीय देश जहाँ पर फ्रांस में 2.5 लाख, 2.25 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज भी कंट्रोल किए हुए है। तो लोग ये भी समझना चाहते हैं ये कौन सा मंत्र है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, कई यूरोपीय देशों को समेटे हुआ है, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी से किस तरह से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है। फिर ये यहाँ के मुद्दे हैं, लोग ये कहते हैं कि जाति पे लोग वोट देते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार जो है जाति पे वोट देने वाले स्टेट हैं। लेकिन ये मत बोलिए, जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसने सारे राजनीतिक विश्लेषकों की चीज़ें ध्वस्त कर दी। तो अब क्या यूपी वापस जातिवाद पे लौटेगा या फिर जातिवाद की बजाय एक इंक्लूसिव जो ग्रोथ यूपी देख रहा है उसकी तरफ देखेगा? क्योंकि यूपी एक बीमारू राज्य है और आप अर्थव्यवस्था बीमारू राज्य था और आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ आज अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बीमारू राज्य को निकाल करके आना, और हम लोग लखनऊ में हैं, और क्या आप कल्पना करेंगे, नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है लखनऊ, लेकिन आज लखनऊ भी जो है एक नवाबों का शहर अभी भी है, पुराना शहर, लेकिन नए शहर में आप आएंगे तो आपको लगेगा किसी एक मेट्रो सिटी में, किसी बड़े शहर में। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, सब कुछ बदल रहा है। अशोक जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने की कोशिश करें, कैसे परिभाषित करेंगे? बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, हर तरह के लोग यहाँ मिलते हैं, मतलब आधुनिक से आधुनिक जगह भी यहाँ पर है और बिल्कुल गांव देहात में जहाँ से आपका भी ताल्लुक है। यूपी को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी यह कठिन सवाल आपसे करता हूं। बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लखनऊ में नवाबों का शहर है, यहाँ कहते हैं कि पहले आप, और उसके बाद अगर यहाँ से निकल के आप काशी में चले जाएंगे तो बोले राजा रुका बच्ची पहले हम। तो वहाँ का एक अलग टेस्ट है, अलग मिजाज है। फिर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अब देखिए ना पूरब से पश्चिम कितना फ़र्क है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से वहाँ की बोली जो है, आपको वो प्यार से भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि यार कैसे इसने गजब अकड़ करके बोला।
तो ये अलग अलग तरह का है। वहाँ गन्ने की मिठास है, यहाँ हम देखते हैं गेहूँ चावल और यहाँ पर बाटी चलती है। तो बड़ा उत्तर प्रदेश अपने आप में, बुंदेलखंड की बात चले जाइए, बुंदेलखंड में अलग तरह की समस्याएं रही। ये अलग अलग रीजन है, अलग अलग तरह की यहाँ पर बोली बदल जाती है और यहाँ पर लोगों का मतलब ट्रीट करने का तरीका बदल जाता है और ऐसे में राजनीति भी बदल जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग रंग लिए होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति। लोग ये देखते हैं अच्छा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसको फ़ायदा हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसको, क्या बुंदेलखंड में बीजेपी अपने आप को रिटेन कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको इस रूप में समझना। तो हम ये कोशिश करेंगे कॉन्क्लेव में समग्रता से यूपी को समझा सकें कि यूपी दरअसल जो है क्या सोच रहा है आज, और यूपी में जो हमारा टैग लाइन है कितना बदला यूपी विद डीडी, तो जो 5 साल में जो बदलाव की बात हो रही है वास्तव में कितना बदला यूपी। तो बदलाव की बात तो हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको हम स्पर्श करने की कोशिश करेंगे इन 2 दिनों के कॉन्क्लेव में, क्योंकि बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के, केंद्र और राज्य दोनों के ही नेता इस पूरे कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तो कौन से वो बड़े मुद्दे, कौन सा वो बड़ा फोकस? अजय जी, अगर मैं अपने हिसाब से पहले अगर मैं अपने हिसाब से शुरू करूं, उसके बाद मैं जनता की बात भी करता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक कोने में रहता हूं, उस जगह पर रहता हूं जो कभी क्राइम के लिए जाना जाता था। ये ठीक है, हम डीडी न्यूज़ में काम करते हैं दिल्ली में, लेकिन मेरा मूल निवास जो है वहाँ है। मेरा जो निवास है वहाँ, और मूल निवास मेरा काशी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर इन दोनों जगह की मैं एक तरह से बात करूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या मैं मानता हूँ जो यूपी की सबसे बड़ी समस्या थी वो क्राइम था, अपराध था। माफिया लोग जिस तरह से यहाँ दबंगई से चलते थे, जिस तरह से यहाँ पर लगातार अपराध होते थे, जिस तरह से अपराध होने के बाद पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी, जाति विशेष देख करके यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती थी। आज वहाँ पर ये है कि जो अपराधी हैं माफिया, उनके पते बदल गए हैं। पहले किसी का पता लखनऊ था, अब वो पता चला कि बांदा की जेल में है। पहले किसी का पता जो है वो गाजियाबाद था, पता चला कि वो नैनी जेल में है। तो अब अपराधियों माफियाओं के पते बदल गए। तो मुझे लगता है कि क्राइम यहाँ पर, और कल रात को ही मेरे से एक बच्ची यहाँ की मिलने आई, रात को 11 बजे वो ऊबर से मेरे से मिल रहा है। मैंने कहा तुम इतने रात को 11 बजे, तो उसने बोला नहीं सर यहाँ कुछ नहीं है, सेफ़ है। आप सोचिए रात को 11 बजे एक बच्ची जो है ऊबर करके यहाँ पर आ सकती है, टैक्सी करके मिलने आती है और कहती है कि नहीं लखनऊ सेफ़ है। तो ये दिखाता है कि सुरक्षा का जो वातावरण है वो किस हद तक बदला है। फिर अगर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, सड़कें नहीं होती थी। हम जब अपने गांव में जाते थे शुरू में, जब हम छोटे थे, तो इतनी इतनी मिट्टी होती थी और उसमें पैर रख के जाना पड़ता था और हमको घंटों लगते थे। बनारस के 40 साल ऐसे गुजर गए। मतलब अगर काशी की बात करूँ तो एयरपोर्ट से अगर आप निकलो तो शहर तक पहुंचने में आपको 2 घंटा लगते थे, आज आप 30 मिनट में पहुंचते हैं। आज अपने गांव में हम 1 घंटे में पहुंचते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि विकास की अगर बात करेंगे अजय जी, आप जानते हैं तो विकास जो है वो उसमें आप कितना ही दे दो, लेकिन लोगों की ये दिल मांगे मोर जो है भावना बनी रहती है। लेकिन आपने सही कहा, लेकिन जो हम देख रहे थे 2014-15 में कि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि विकास की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो 5वें 6ठे पायदान पर थी, अब वो देश में दूसरे पायदान पर है। सिर्फ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आगे है 30 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ में। इस वक्त हम करीब 20 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये हुआ है पिछले 5 सालों में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो विकास की बयार है, जब तक ग्राउंड पे आप एक सुरक्षा का माहौल नहीं बनाते हैं तब तक विकास की धारा बह नहीं सकती। इसलिए मूल आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि जो आशंका निवेशकों के मन में थी, जो उद्योग जगत के मन में आशंका थी कि हम कैसे फल फूल पाएंगे, हमारा क्या कारोबार सुरक्षित रहेगा, क्या हम मुनाफा बनाएंगे तो उसको अपने घर ले जा पाएंगे, या फिर कोई माफिया आकर के उस पर अपना एक कब्जा जमाएगा, अपना हिस्सा मांगेगा। ये जो सारी समस्याएं थीं, वो अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पिछले 5 साल 2017 के बाद में जो सुरक्षा पर केंद्रित किया गया है पॉलिसीज़ को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, कहा जाता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, कारोबार की दुनिया में पीछे रह जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जो राज्य हैं वो आगे रह जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हम दूसरे पायदान पर हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक बड़ी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए इसको सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग माइग्रेट करते हैं, मुंबई जैसे शहर माइग्रेट करते हैं, दिल्ली जैसे शहर। पहले लोग कोलकाता जाते थे, कोलकाता, अब उतना ज़्यादा लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े शहरों में, खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, वो क्यों इतना आधुनिक है, वो क्यों इतना विकास कर रहा है? तो ये जो फोकस था वो बहुत ही बदला है, और इन्हीं सब बदलावों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि स्टेज पूरी तरह से सज चुका है और हम इंतजार कर रहे हैं अपने गणमान्य अतिथियों का कि वो कैसे, कब आएँ और कब इसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल अजय,
ऐसे में जिस तरह की जो जानकारियां आपने दी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ अशोक जी ने भी जो जानकारियां दी वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर इस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि यूपी को हम जब देख रहे हैं तो जैसा कि हमारी जो थीम प्रोजेक्ट भी है कि कितना बदला यूपी, तो साफ तौर पर यहाँ पर जो बदलाव की बयार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, और विकास तो दिख ही रहा है, और ये विकास किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जो जो चीजें पहले असाधारण सी लगती थी वो अब साधारण बन गई है योगी राज में। तो ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2017 का चुनाव और 2022 कितना अंतर नजर आ रहा है दोनों चुनाव में, क्योंकि 5 साल का अंतर भी है, विकास भी है और विकास की बयार भी है। देखिए 2017 में जब हम चुनाव को देखें तो वो एक परिवर्तन की लहर थी। लोग ये सोच रहे थे कि कब कैसे एक स्थिर सरकार दी जाए, क्योंकि केंद्र में आपको पहले से स्थिर सरकार 30 सालों के बाद मिल चुकी थी, और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ अगर केंद्र सरकार आती है तो फिर लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर विकास को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे असुरक्षा जो भय का वातावरण था, आशंका का जो माहौल था, उसको कैसे समाप्त किया जाए, ये एक बहुत बड़ा फोकस था। तो जहां 2017 में जो चुनाव था वो परिवर्तन का चुनाव था, स्थिरता के लिए लोगों ने वोट किया था, और यहां पर एक प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताने की एक तरह से हमने देखा कि पूरा का पूरा परिदृश्य नजर आया। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, एक दिशा में काम करना शुरू किया। जो प्राथमिकताएं उस पर हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन इन 5 सालों में जब ये डबल इंजन की सरकार आई 2014 और 2017 के बाद में कई राज्य के स्तर पर, तो फिर कितना बदला है यूपी, कितना बदलाव आया है जमीन पर, सुरक्षा को लेकर के महिलाओं की स्थिति कितनी बदली, गांव में जो किसान है उसकी स्थिति क्या बदली, खेती बाड़ी क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, कोरोना से किस तरह से इस राज्य ने लड़ाई लड़ी है, तमाम विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी सकल इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सकल, क्या कुछ बड़ा फोकस रहेगा आप इस कॉन्क्लेव में, जहां आप किन मुद्दों को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बता दें, और हम कल से इस बात के यहाँ से जो रिपोर्ट लाइव कर रहे हैं कि ये डीडी न्यूज़ की तरफ से एक बहुत बड़ी और एक पहली इस तरीके की पहल है इलेक्शन से पहले इस लेवल पे, इस स्तर पर इस तरीके का कॉन्क्लेव आयोजित करना, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेट कैपिटल में विपक्ष और सत्ता दोनों पक्षों के नेता आज आमने सामने होंगे। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव है और इसमें खुल के साफ तौर पे बातें होगी। कॉन्क्लेव तो ऐसे कई चैनल्स पे होते रहते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्क्लेव्स होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थ्रेड पे डिस्कशन होगा, और हम यहाँ के जो मॉडरेटर्स है, डीडी न्यूज़ के जर्नलिस्ट, आप है, मैं हूँ, अशोक है, रीमा है, हम सब आप लोगों के सवाल पूछेंगे। और अलग यहाँ पे क्या है, हम इसका एक थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे कि जो हमारी टैगलाइन है, कितना बदला उत्तर प्रदेश, सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन किन किन सोशल पैरामीटर्स में वो बदलाव क्या वो देखने को मिला। कुल मिला के कहने की बात यह है कि योगी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, हम उसका विश्लेषण करेंगे हमारे दर्शकों के द्वारा। हमारी लाइव ऑडियंस होगी, हम लाइव सवाल लेंगे नामी गिरामी दिग्गज नेता, ना ही केवल सत्ता से लेकिन विपक्ष से भी। हम नामों का खुलासा भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन के जो तमाम दर्शक हमें इस सुबह हमें देख रहे हैं, हम बता दें कि नेम्स हु मैटर द मोस्ट, उनकी आज अकाउंटेबिलिटी टेस्ट होगी इस डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव में। और मेरे कुछ 2-3 सेशंस भी हैं। भयमुक्त उत्तर प्रदेश, क्या बुलडोजर का कोई असर रहा है अभी तक कि नहीं, और जो गेम चेंजिंग विमेन सेंट्रिक स्कीम्स अजय जो योगी सरकार ने घोषित की थी 2017 में, उनका ताना बाना, उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड कि क्या ये स्कीम्स केवल फाइलों तक ही सीमित रही या जमीन पर भी कुछ इसका असर देखने को मिला। आपने सही कहा, महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सशक्त किया गया, केंद्र की तरफ से जब पैसा दिया गया, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब केंद्र से पैसा चलता है, राज्यों तक पहुंचता है, जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो तय नियम है उसके अनुसार राज्यों को उनका शेयर मिलता है, वो शेयर फिर राज्य की अधिकार में आने के बाद वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, ये सब बड़े जो विषय हैं वो राज्यों का विषय हैं, और इसीलिए राज्यों का जो खर्च है, राज्यों की जो प्राथमिकता है, राज्यों की जो पॉलिसीज़ हैं, राज्यों की जो नीति की दिशा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, तो राज्य ज़मीन पर जो करते हैं उसका असर राष्ट्रीय परिदृश्य में दिखाई देता है। और चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका एक बड़ा असर, क्योंकि 130 करोड़ में से अगर 30 करोड़ जनता
30 करोड़ से ज़्यादा जनता अगर इसी प्रदेश से आती है तो यहाँ की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महिला सुरक्षा जिसका जिक्र सकल जी ने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अशोक जी भी कह रहे थे कि रात में कोई अब 11 बजे आकर के मिलने की बात सोच सकता है। जो चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, महिला सुरक्षा और विमेन एम्पावरमेंट यूपी में 2017 के अगर आंकड़े हम देखें तो विमेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आंकड़े स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं अजय कि महिलाओं ने ना ही केवल बड़ी तादाद में वोट किया, पुरुषों से ज़्यादा वोट किया। सो जाहिर सी बात है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हम कांग्रेस विपक्ष को देखें तो दे आर ट्राइंग टू वू द विमेन वोटर्स, एक परसेंटेज आगे दे रहे हैं कि आइए आप आगे, हम आपको टिकट देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो हमें बदलाव, 2 दिन में हम यहाँ पे बाहर लोगों से बात भी करें, देखने को मिला कि अब SOPs का ज़माना गया जहाँ पे आप टेलरिंग मशीन और साड़ी देते थे महिला इलेक्टोरेट को वू करने के लिए, और अब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज लैपटॉप, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, स्टार्टअप्स के माध्यम से उनको मदद करने की कोशिश करें। लेकिन क्या ये वाकई में हो रहा है? और अगर योगी सरकार ने इस चीज़ की शुरुआत की तो विपक्ष पे इसका कितना प्रेशर पड़ा है, और इसका फिर से मैं वही बताऊंगी कि फाइलों पे रहा उस पैसे बिल्कुल अजय, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि महिला सशक्तिकरण को जो बातें थी और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को जो दुरुस्त करने की बातें थी वो भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। अजय, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ लखनऊ से ही रीमा पराशर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा का रुख करते हैं। रीमा, कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो ऐसे में आप लखनऊ में हैं, कितना मुस्कुरा रही हैं और क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, स्लोगन तो यही है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन जब हम लखनऊ आते हैं तो लगता है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। ये नारा होता तो ज़्यादा और ज़्यादा बुलंद होता, क्योंकि हमारा देखिए शो चल रहा था, क्या बोले यूपी, और उसमें हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जब देखा अलग अलग जगहों पर जाकर, शहरों में, ज़िलों में, और वहाँ पर दिखाई दिया कि जो सरकार की योजनाएँ हैं किस तरह से वो उस वर्ग तक पहुँच रही हैं जहाँ तक कि पहुँचनी चाहिए, यानी जिनके लिए वो बनाई जा रही थी। गरीबों के पास तक की बात हो या महिलाओं के लिए सुविधा की बात हो, और सबसे अहम बात तो देखिए यहाँ पर यही है कि कानून व्यवस्था का जो एक मसला था उस पर अगर हम जाकर देखते हैं तो पिछले 5 साल में, 5 साल पहले भी चुनाव कवर करने के लिए हम इस इलाके में आए थे, और 5 साल में अब हम देखते हैं तो तस्वीर कितनी बदली है, लोगों का रुख कितना बदला है, और खासकर लड़कियां अगर अपने आप को अब सुरक्षित कर रही हैं, सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये जो नारा है कानून व्यवस्था को जो दिखाई दिया है सड़क पर उतरते हुए, सतह पर उतरते हुए, वो सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जगहों पर, कैराना हम गए, शामली हम गए, जहां पर महिलाएं कहती थी कि वो दिन में अपने घर तक में महफूज नहीं रहती थी। उन्हें लगता था कि घर में अगर उनके मर्द नहीं हैं और वो अकेली हैं तो शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो महिलाएं कह रही हैं कि लड़कियां शाम को बाहर भी जाती हैं, पढ़ने के लिए भी निकलती हैं। तो ये जो बदलाव है, इसी की वजह से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश मुस्कुरा रहा है। और अब जब आज हमारे सभी प्रभावी गेस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो नारा है सिर्फ नारा था, या अब जब हकीकत में बदलता हुआ दिखा है तो उसके पीछे की सच्चाई कितनी है। बिल्कुल रीमा, जैसा कि आपने बताया कि आप जिलेवार तरीके से आपने वहाँ पर एक तरह से देखें तो आपने ज़मीनी हकीकत को टटोलने के लिए, वहाँ की नब्ज़ टटोलने के लिए आप वहाँ पर गई, और तमाम लोगों से आपकी वहाँ पे जो स्थानीय निवासी थे उनसे बात भी हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर जो हमारा हम अपनी थीम की बात करें तो कितना आपको यूपी बदला हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव है। आप भी उत्तर प्रदेश के हैं और आप भी जब उत्तर प्रदेश आते होंगे गौरव, तो आपको भी दिखाई दिया होगा कि किस तरह से जो बदलाव है वो सतह पर दिखाई दे रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, और सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, सिर्फ महिलाओं की हम बात करें वही नहीं, गरीबों के पास तक जो राशन पहुँच रहा है वहाँ हमने जाकर बात की, जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि हर किसी के पास तक बिना किसी जाति प्रमाण पत्र के, बिना किसी आधार के उनको वो राशन पहुँचाया जा रहा है। तो गरीबों के लिए जो सुविधा है वो एक बड़ा माइलस्टोन है, जिसे हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में भी दिखाई देगा और घर घर तक दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात देखिए यहाँ पर ये दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत लंबे घंटे लगते थे, सड़कें अच्छी नहीं थी, सड़कों का जो जाल बिछा है वो एक बड़ी बात है जो मुझे दिखाई दी इस हमारे पूरे शो के दौरान, क्योंकि हमने लगातार सड़क से ही ट्रैवल किया, बाय रोड ही हमने जर्नी की अपनी, और हमने देखा कि किस तरह से बदलाव है।
छोटी छोटी जगहों पर वो दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जो सिर्फ जी। कहने भर से नहीं हुई है, बल्कि उसको करके दिखाने की कोशिश भी हुई है। और इसीलिए जी। जो तमाम योजनाओं की लगातार बात की जा रही है और हमने उसको दिखाने की कोशिश की कि क्या निश्चित वाकई तौर में पर, निश्चित लोगों तौर तक पर वो रीमा, योजनाएं पहुंच मैं रही वापस है। लौटूंगा तो आपके हाँ, पास, आप काफी बने हद रहिए तक हमारे पहुंच साथ। रही है। हम अब सीधे रुक करते हैं, अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को लेकर यूपी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम अपने आगे निकलकर साबित किया है 2017 के बाद से, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर आप हमेशा से कवर करते रहे, जैसा कि अभी आपने बताया भी था। ऐसे में अर्थव्यवस्था के अगर हम एक रेशियो से देखें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो 2016-17 में ये जो उत्तर प्रदेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो राज्यों के क्रम के हिसाब से देखें तो 5वें पायदान पर थी। इन 5 सालों में ये दूसरे पायदान पर पहुंची है। स्पष्ट तौर पर कोरोना की मुश्किल के बावजूद अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र जो कि नंबर 1 पे है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कई सालों से आपने देखा कई सारी जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके ऑफिसेज वो सारे के सारे सेंटर्ड हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो स्टेट पॉलिसी है इंडस्ट्रीज़ को लेकर वो बहुत पहले से इंडस्ट्री ओरिएंटेड रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास दिखता है। अब धीरे धीरे जब शुरुआत यहाँ पर हुई है उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो पहले आपको याद होगा कि कानपुर और मेरठ और सहारनपुर जैसे जो बड़े औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, पिछले 40-50 साल में बिल्कुल उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। लेकिन पिछले 5 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किया गया, उसके बाद में अर्थव्यवस्था दूसरे पायदान पर आ गई। 20 लाख करोड़ रुपए ये तमिलनाडु को सरपास कर गई। अभी तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, करीब 19 लाख करोड़ रुपए का मैं मोटा फिगर बता रहा हूं जिससे आप लोगों को याद रहे। जी। 20 लाख करोड़ रुपए में करीब 9 से 10 लाख करोड़ रुपए खेती बाड़ी से आते हैं, जो कि छोटे और मजदूर जो मझोले स्तर के किसान हैं उनके जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलते हैं। उसके बाद जो हिस्सा आता है वो है सर्विसेज का और सबसे लास्ट में आता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से हमने देखा है कि डिफेंस कॉरिडोर के बाद जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं हाईवेज के थ्रू, क्योंकि जब तक आप मूल विकास नहीं करेंगे शुरुआत वहीं से करनी है। और इसीलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मूलभूत ढांचे में बदलाव किया जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा विषय का रुख मोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो लखनऊ की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, उसको अध्यात्म और धर्म के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। संस्कृत भाषा कैसे और भी ज़्यादा परिष्कृत हो, कैसे और भी ज़्यादा उसका विकास हो। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राम बहादुर दुबे जी हैं, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ में शोध प्रभारी हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पिछले 5 सालों में क्या बदलाव आपको दिखा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर अगर हम संस्कृत धर्म अध्यात्म संस्कृत की बात करें तो? पिछले 5 वर्षों में प्रायः जो है संस्काराद्युतम संस्कार जो है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी दारावती चो सप्तैता मोक्षदायिका, सप्त नगरियों में अयोध्या हमारी नगरी सर्वोत्तम मोक्षदायिनी नगरी है, जिसको देखते हुए भारतीय संस्कृत संस्कार के रूप में जो है समाज को एक आदर्श रूप में इसका विकास हो रहा है, जिससे मनुष्य को मानव जीवन संस्कृत भारतीय संस्कृत संस्कारस्य, संस्कृत बिना संस्कार के अधूरी रहती है। संस्कार से ही मानव आदर्श मानव होता है, आदर्श मानव से देवता के ऊपर अग्रसर होता है। इसलिए अयोध्या के जो भारतीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कार और संस्कृत को देखते हुए हमारे देश के विकास के परिक्षेत्र में काफ़ी संस्कार, सामान्य जनता भी उनके संस्कार को देख करके सीख सकती है। क्योंकि हमारे संस्कृत में जन्म पृथ्वी पर पैर रखते ही समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम पाद समसुमे, चूँकि प्रातःकाल सोने के पश्चात जब हम पैर जमीनी पृथ्वी पर रखते हैं तबे संस्कार से संस्कृत में सिखाया जाता है कि पैर रखने के पहले हमें पृथ्वी माँ का चरण स्पर्श करने के प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्ते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तत्पश्चात मनुष्य को अपने दोनों कर कमलों को प्रणाम करके देखना चाहिए, जिसमें भगवान का वास होता है। इसके बाद मनुष्य को प्रोफेसर आपने सही कहा कि ये जो संस्कृत है संस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ रामलला का मंदिर जो है वो बनना शुरू हुआ है, बहुत बड़ी राजनीतिक घटना, आध्यात्मिक घटना आप देश के संदर्भ में कह सकते हैं। राज्य की राजनीति और देश की राजनीति भी उसके बाद बदलती हुई नजर आ रही है। राम राज्य की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें तो दैहिक भौतिक
हाँ, कोई भी ताप जो था, तीव्र ताप वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि विकास था, तभी तो ऐसा नहीं था। तो राम राज्य, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अब राम राज्य की तरफ क्या हम शुरुआत कर चुके हैं, ये आप उस पर प्रकाश डालें। ठीक। अलम भारतीया मतानाम भेदैरलम देश भेदैर वैरिचारम अयम शाश्वतो धर्म एकोधयाम न संभावते धर्मताते वेद। इस पृथ्वी पर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को हम मानव के रूप में, ऐसे मनुष्य की मानव पहले एक था, वही मनुष्य पराया जो है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि हम माता पिता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारे भारतीय संस्कृति के मूल आधार थे, जो कि धीरे धीरे इनका ह्रास होने लगा। इसलिए इस समय जब मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श नगरी थी, क्योंकि सब लोगों का समानता अधिकार था, मानव सेवा, अयम एकोत अनरा सर्व एक एक ईसम भजनते से ईसा परम नाम भेदन भिन्ना। एक ही ईश्वर को लोग भिन्न भिन्न नामों में भजते हैं, ईश्वर एक होता है। उसी तरीके से ईश्वर एक है, धर्म एक है, मनुष्य एक है। अनेकता में एकता पिरोने का कार्य हमारी संस्कृति संस्कार ही कर सकता है। प्रोफेसर साहब, अब थोड़ा सा ये समझें हम आपसे कि चूंकि आप संस्कृत संस्थान को हेड करते हैं, यहाँ पर शोध करते हैं, उच्च शिक्षा में कितना बदलाव आया, इस सरकार का जो शिक्षा पर फोकस रहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उच्च शिक्षा में शोध हो रहे हैं, इतने अच्छे शोध हो रहे हैं कि जिससे कि नाना प्रकार के जो है हमारे शोध ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जिससे मानव के संस्कार के संस्कृति का विकास हो और आदर्श मानव के संस्कार जो है उत्तरोत्तर उसमें संस्कार आएँ, जिससे मनुष्य जो है, अभी मैंने रघुवंश विमर्शा पुस्तक का मैंने विवेचन किया, मैंने लिखा, क्योंकि संस्कृत में जो कि मानव विकास जो रिसर्च वर्क हो रहा है कि मानव के कल्याण के लिए, जिससे कि मानव का कल्याण हो और लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिसके वही शिक्षा का उद्देश्य। तो जिस तरह से हम कह रहे थे कि जो शिक्षा का उद्देश्य हमारे प्राचीन जो भारत में हुआ करता था कि कैसे आप विमुक्त हों, कैसे आप सृष्टि के प्रपंच से अपने आप को मुक्त करें, वो जो शिक्षा का विद्या का उद्देश्य हुआ करता था, वो कहीं न कहीं खो गया था। क्या उसको वापस लाना है, किस तरह से वापस लाना है, कैसे भारत की धर्म संस्कृति और उससे जुड़ी जो विधाएं हैं, जो 6 शास्त्र हैं, वो क्या केवल गुरुकुलों में थे या फिर उनको अब आधुनिक तरीके से विश्वविद्यालयों में उसकी पढ़ाई शुरू की जा सकती है? ये जो तंत्र है या फिर ये जो व्यवहार है, उसको ज़मीन पर उतारना किसी भी शासन प्रशासन का दायित्व होता है। और वो ऐसा लग रहा है, जब प्रोफेसर आप बता रहे हैं कि अब शोध में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उच्च शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि यहाँ के मानवीय विकास, जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसी पर लगता है कि सरकार का फोकस धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, अगर किसी देश या प्रदेश को अगर हम देखें, किसी देश की बात करें चाहे हम प्रदेश की बात करें, तो जो शिक्षा नीति होती है वो किसी भी देश या प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। ऐसे में अगर हम आज देखें तो जो शैक्षिक दर है वो भी अगर देखें तो 2017 के मुकाबले 2022 में आते आते काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और लोग शैक्षिक होने के साथ साथ अपने जो उनका जो पुरानी उनकी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको भी अब गौर से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और ये सब कुछ योगी राज में ही कायम हो पाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद में क्या बदलाव है वो प्रोफेसर साहब समझते हैं, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना भी इनकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, उसके बाद आप लोगों के उच्च शिक्षा के जो व्यवस्था थी, उसमें क्या परिवर्तन आया? काफ़ी परिवर्तन है। अयम शास्त्रो धर्म एको धाराम, ये कि शिक्षा नरोत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभम। मनुष्य का जन्म मिलना तो दुर्लभ है, उससे अधिक जो है शिक्षा, ऐसी शिक्षा, सकारात्मक शिक्षा जो मानव को, किसी को कल्याण कर सके, समाज में नई दिशा दे सके, जिसका सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया जैसे उद्घोषणा की गई है, उसको सबके कल्याण के लिए ऐसी शिक्षा को विकास हो, जिससे कि मनुष्य जो है आगे बढ़ता रहे, जिससे आदर्श मानव की स्थापना हो, सभी लोग आगे बढ़ते रहें, संस्कार की उत्पत्ति हो, आदर्श समाज की स्थापना हो, जिससे कि हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, जो शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। शिक्षा कई प्रकार की होती है, सकारात्मक शिक्षा, कल्याणात्मक शिक्षा। शिक्षा वही है जो हमें अंतःकरण, वायकरण और आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास करे।
उस वही शिक्षा आदर्श शिक्षा बताई गई है। बिल्कुल, जो आदर्श शिक्षा है उस पर फोकस, और जब शिक्षित कोई भी राज्य या राष्ट्र बनता है तो उसका असर विकास और वहाँ के जो जीवन शैली है उस पर जरूर देखने को मिलता है। और लगातार हम इस कॉन्क्लेव के जरिए भी यही समझने की कोशिश करेंगे पूरे दिन के दौरान कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा, जो बुनियादी ढांचे का विकास है, अर्थव्यवस्था और राजनीति किस दिशा में जा रही है, पक्ष और विपक्ष की लेकर के जो राजनीति गरमा रही है वो यहाँ की नब्ज क्या कहती है जनता की, उस पर हम टटोलने की कोशिश बिल्कुल। लगातार करते रहेंगे। अजय, जो अब बात हम लोग कर रहे थे इकोनॉमिकल ग्रोथ की, जब हम प्रदेश की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसे में अर्थव्यवस्था पर जो आप बात कर रहे थे वो बात, उससे मैं एक पॉइंट उसमें और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था, क्योंकि योगी राज में एक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इनका एक एजेंडा देखा, और जो कि था ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और इससे एक अलग ही पहचान जिलेवार तरीके से निकलकर सामने आई है। ये कितना महत्वपूर्ण रहा अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को उस मुकाम तक पहुंचाने में? आपने बिल्कुल सही कहा। जिस योजना का आपने जिक्र किया है, एक जिला एक उत्पाद, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं, वो बहुत ही सफल रहा। जो परंपरा से जो वस्तुएं जिस ज़िले में बनती थीं और जो वहाँ पर उसकी एक पहचान हुआ करती थी, वो धीरे धीरे अगर आप फोकस नहीं करेंगे, राज्य में भय और अशांति का माहौल रहेगा, असुरक्षा की भावना अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो उन उत्पादों का और सेवाओं का सबसे जल्दी विलोप होता है, और वो फिर वही चीज़ें माइग्रेट हो जाती हैं जहाँ पर सुरक्षित लोग महसूस करते हैं, जहाँ पर निवेशक सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जब सरकार ने ये फोकस किया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को रिवाइव करना है, हर ज़िले को अपनी एक अलग पहचान बनानी है, वहाँ का कौन सा उत्पाद है, मिसाल के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, जो भदोही का जो ज़िला है, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पर जो काले चावल की खेती होती है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट उत्पाद के रूप में नज़र आई है। मुरादाबाद में आप देखें पीतल बहुत सालों से था, लेकिन उसको कैसे फिर से रिवाइव करना। मेरठ की बात करें तो वहाँ पर जो टॉयज़ इंडस्ट्री थी, आज भी खिलौनों की जो फैक्ट्रीज़ हैं बहुत बड़े स्तर पर नज़र आ रही हैं। अगर आप अब थोड़ा सा अगर नोएडा और इसकी बात करें गाज़ियाबाद की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अब बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, पहले 2 कंपनियां भारत में हुआ करती थी, अब 104 से ज़्यादा कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर ज़िला अपनी एक अलग पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपनी एक अलग पहचान के साथ साथ उस प्रोडक्ट पे फोकस करना, और उस प्रोडक्ट के साथ साथ कैसे विकास की धारा में हर ज़िले स्तर पर जो योगदान है उसको करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़िला एक बहुत ही अहम कड़ी होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होता है। ज़िलों से राज्य, राज्य से राष्ट्र बनता है। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ चुके हैं। अवधेश जी, चर्चा हम करने वाले हैं अगले 2 दिनों तक यूपी की राजनीति, यूपी कितनी बदली और क्या कुछ बड़ा फोकस है। आपके लिहाज से पिछले 5 साल में क्या कुछ बड़े बदलाव आप देख रहे हैं इस नई सरकार के? देखिए, सरकार जब आई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक निराशा का माहौल था। उस समय अपराध चरम पर था, दंगे की स्थिति थी, विकास की स्थिति सब जानते ही हैं, और सबसे दिक्कत ये थी कि आम आदमी की सुनवाई प्रशासन तक नहीं हो रही थी। तो जो सबसे पहली आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश की, वो थी कि माहौल बदलने की। सब कुछ निर्भर करता है कि आप एटमॉस्फेयर कैसा बनाते हैं पहले, कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि अपराधी तत्व उन पर हावी नहीं होंगे, उनके साथ न्याय होगा। फिर उसी हिसाब से जो निवेश करता थे उनको भी विश्वास हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। फिर एक बड़े समुदाय को ये विश्वास हो कि किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं होगा और सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। तो जो बड़ा बदलाव है, अब छोटे छोटे बाकी चीज़ों तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर आपकी जीडीपी कितनी बढ़ गई है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, लेकिन जो मूल बात हुई है वो यह हुई है कि लोगों को यह विश्वास हुआ है कि उत्तर प्रदेश बदला है। अब पूंजी निवेशकों को विश्वास हुआ है कि यहाँ हम काम करेंगे तो हमारी पूंजी सुरक्षित ही नहीं रहेगी, बढ़ेगी, उसको संरक्षण है। साथ ही साथ हर समुदाय के अंदर ये आत्मविश्वास पैदा होगा कि कानून के साथ हमारे साथ न्याय होगा, किसी को विशेष महत्व नहीं मिलेगा और किसी को बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं किया जाएगा। तो ये एक व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ है इसमें, और उसके परिणाम यहाँ के विपक्ष पर भी पड़ा है। उनके भी व्यवहार में बदलाव आया है कि हमको अगर राजनीति करनी है तो हमको अपनी पहले की धारा को बदलते हुए जो नए परिवेश बना है, जो नए माहौल बना है, उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ेगा। अवधेश जी, आपको लगता है कि जनता की राय भी बदली होगी? क्योंकि आप ज़मीन पर कह रहे हैं आप विपक्ष की राय तक बदल सकती है, तो जनता की राय भी क्या बदली होगी इस 5 सालों में विकास की धारा को लेकर?
अगर जनता की राय नहीं बदली है तो समाजवादी पार्टी अयोध्या में जाके मत्थे क्यों टेकने जाती है? कांशीराम जी का और बसपा का तो धर्म विरोधी सिद्धांत रहा है कि हम धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, राम में। लेकिन सतीश मिश्रा अगर अयोध्या में जाके मत्था टेकते हैं और ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो राजनीति तो जाहिर है जनता का ही तो दबाव है। या अखिलेश जी को अगर लखनऊ में परशुराम मंदिर का उद्घाटन करना पड़ रहा है बनवा करके, तो जनता की बदलती हुई मनोदशा इसी से दिखती है ना। तभी तो राजनेताओं पर दबाव पड़ता है कि हम ही तो हैं, ये क्या है, मैं असली हिंदू हूँ, ये कैसे हैं। तो ये जो बदलती हुई स्थिति होती है, ये कहना पड़ रहा है कि हमारे समय ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाई तो हमारे ही नींव डाली हुई थी। तो ये सब क्यों दावे करने पड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर अगर ये भाव पैदा हुआ है कि इस सरकार में विकास हुआ है, इस सरकार में जो पहले से किसी धर्म संस्कृति को नेग्लेक्ट किया गया था उसको महत्व मिला है, दूसरे धर्म संस्कृति को भी दबाया नहीं गया है, तो ये सब का दबाव तो पड़ता ही है ना। अगर मान लीजिए आज जैसे आजम खान जी जेल में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के भय से बड़ा आंदोलन उनके पक्ष में नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि जनता की सोच और उसका व्यवहार बदल चुका है। अध्यक्ष जी, 2017 में बार बार लगातार हम चर्चा करें 2017 के चुनाव से 2022 का चुनाव कैसे अलग होगा, कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, 2017 और 2022 में अंतर, ये बहुत व्यापक अंतर है। सामान्य धारणा ये है कि कोरोना काल के कारण एक निराशा का माहौल बना है, उसमें से लोगों को निकलना है। लेकिन एक जो बड़ी धारा इसमें जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस समय एक प्रदेश नहीं है, ये संपूर्ण विश्व भर के भारतवंशियों का एक आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। वो अयोध्या के कारण भी है, जो वाराणसी में काशी का उद्धार हुआ है और एक नए वाराणसी जिसमें पुरानी शिल्प कला सब उभरी है, उन सब का एक व्यापक संदेश वहाँ गया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश केवल, ऐसा मत मानिए कि ये उत्तर प्रदेश का केवल चुनाव है, ये भारत के और भारत के बाहर रहने वाले संपूर्ण भारतवंशियों की यहाँ नज़र है, उनका इंटरेस्ट है। अगर कोरोना कम रहा तो दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ के चुनावों में, जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया भर से लोग आए थे, वो स्थिति बनने वाली है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। दूसरा ये है कि जो कुछ इस सरकार ने कर दिया है केंद्र और प्रदेश के स्तर पर, अब विपक्ष को उसके सामने खड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे में भी ये काबिलियत, ये क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर नहीं होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। सरकार के लिए भी चुनौती है कि जो कुछ आपने किया है उसके अनुरूप रहने के लिए जनता में वो विश्वास कायम रहना पड़ेगा। इसलिए केवल 2017 का नहीं, मैं ये मानता हूँ कि लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक चुनाव विधानसभा का होगा। जिस तरह मैंने कहा ऐतिहासिक चुनाव विधानसभा का होगा, 2014 से पहले लोग ये सोचते थे कि मोदी जी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। काशी को उन्होंने चयन किया, उन्होंने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया। उसके बाद हमने देखा काशी का विकास किसी दूसरी दिशा में सभी को स्पष्ट नजर आया। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कैसे देख रहे हैं आप इस बदलाव? देखिए, उनका क्षेत्र तो जैसा जानते हैं संसदीय क्षेत्र गोरखपुर रहा है। अब यह है कि चूंकि इस समय देश में जो एक भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और प्रशासन को लेकर के दोनों क्षेत्र में है, संस्कृति धर्म का उन्नयन, साथ ही साथ विकास विज्ञान सब जुड़े हुए उनका उन्नयन, उसमें जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे 4-5 चेहरे हैं जो कि सामने आए हैं। तो अब उनके हिसाब से कौन सा क्षेत्र हो रहा है ये पहचान करने की जरूरत बन पड़ रही है। तो ये उनके व्यक्तित्व का भी, जनता में पैदा हुई आकांक्षाओं का भी, ये दोनों का द्योतक है। और इनके साथ साथ जो आपने काम किया है उसके आधार पर सोचते हुए इनका क्षेत्र कौन सा हो सकता है। अब वो क्षेत्र तो गोरखपुर भी एक गोरखपीठ हो सकती है, लेकिन कोई कह रहा है मथुरा से लड़ लीजिए, कोई कह रहा है वहाँ से। अब वो तय करेंगे, लेकिन ये डिमांड ही मांगता है कि नेता की लोकप्रियता और सरकार की मनोदशा को लेकर समाज क्या सोचता है। अवधेश जी, विपक्ष किन मुद्दों पर केंद्रित करेगा अपनी चुनावी रणनीति को? आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष इस बार जनता के बीच जाने की कोशिश करेगा? देखिए, विपक्ष की अभी तक जो रणनीति आई है, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में मूलतः समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। मायावती जी अभी तक दिखी नहीं है। तो मायावती जी बसपा क्या करेगी? कांग्रेस की नीति आप देख रहे हैं, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, महिलाओं के लिए करेंगे, फलाना करेंगे, यही सब कांग्रेस की है।
बाकी पार्टियां उन्हीं मुद्दों पर जा रही है एजेंडे पर जो बीजेपी का एजेंडा था कि हम असली हिंदू हैं, हम असली राम हैं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो परंपरागत मुद्दे वो उठा रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई बदले हुए समय को पहचान के सफल है और उसके अनुरूप मुद्दे उठा रहा है। जिन मुद्दों से विपक्ष हारा है पहले बार, अब उसको लगता है कि हम भी शायद इस रास्ते पर चलेंगे तो हमको वोट मिलेगा। इसलिए विपक्ष के पास उस ढंग से उत्तर प्रदेश का जितना मैं दौरा किया हूं, मैंने देखा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई बड़े मुद्दे नहीं है, होता है ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं, सामान्य मुद्दे सब हैं। इसलिए विपक्ष अभी एक प्रकार से दिशा भ्रम की शिकार की स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। बहुत धन्यवाद अवधेश जी, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और मुझे लगता है कि अब कॉन्क्लेव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और उद्घाटन सत्र की अब हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। जब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इस वक्त थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे और दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और पहला जो सेशन है वो अशोक श्रीवास्तव जी लीड करेंगे सूचना प्रसारण मंत्री के साथ में, और उसके बाद में जो नेताओं का सिलसिला होगा आना शुरू होगा। उसके बाद आपको निगाह रखनी होगी इस पूरे कॉन्क्लेव पर। अशोक जी, फिर से वही शुरुआत तो हम थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर जो सूचना प्रसारण मंत्री जो उत्तर प्रदेश में है वो लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या फोकस होने जा रहा है आपके पहले सेशन का? देखिए, पहले सेशन का जो फोकस है, जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और युवा बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। और आजकल जहां चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव भी हो, आप देश के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, वहाँ अनुराग ठाकुर जी आपको ज़रूर नज़र आते हैं। बहुत एक्टिवली वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जो रणनीति है, रणनीतिकार जो बीजेपी के हैं उनमें से एक है, तो आज हम उनसे जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि डबल इंजन का तंत्र, जीत का मंत्र, डबल इंजन का तंत्र, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई डबल इंजन है, केंद्र और उत्तर प्रदेश डबल इंजन है। तो इसमें कितना विकास हुआ है, विकास जीत का मंत्र क्या है आपका? क्योंकि अब चुनौतियां भी बहुत हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्थितियां बड़ी क्लियर हैं, आप बहुत आगे हैं, ऐसा नहीं, लगातार हाँ पूरी दुनिया में। तो इसीलिए ये सवाल ये है कि आप जीत का मंत्र, तो हम उम्मीद करेंगे अनुराग ठाकुर जी, खैर जाहिर सी बात है कि वो जीत का मंत्र हमें तो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर, लेकिन जीत की उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या वो देख रहे हैं उसको, इस चुनाव को वैसे। और उसके बाद दूसरा सत्र जो है केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो अब पूरी तरह से अब चरम पर हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को सरल से सरल तरीके से जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दों को उठाएं और उनके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, देश तक पहुंचाने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल, और इसी का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं कि जैसे ही ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट होगा और इसका उद्घाटन हो जाएगा, उसी के साथ एक बड़ा आगाज़, एक शानदार आगाज़ होगा उत्तर प्रदेश को लेकर कि आखिर कितना बदला है यूपी। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि हम निवेश को लेकर अभी आपने बात करी थी, वो बात रह गई थी। तो निवेश जिस तरह से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा है। ऐसे में निवेश बढ़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, चाहे हम आईटी सेक्टर की बात कर लें या अदर सेक्टर्स की बात कर लें, तमाम कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। ऐसे में क्योंकि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, जैसा आपने बताया कि 5वें पायदान से अब हम दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र अब हमसे आगे है। तो ऐसे में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, तो अगर महाराष्ट्र की बराबरी करनी है तो महाराष्ट्र के, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से हो रहा है, निवेश भी अब बढ़ेगा और बढ़ रहा है लगातार, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि फिल्म सिटी भी आने वाली है। तो क्या लगता है इससे अब कितना और ज्यादा इससे फायदा होगा? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश है उसकी विकास की धारा को और ज़्यादा फोकस करने के लिए और ज़्यादा तीव्र करने के लिए ज़रूरत होगी पॉलिसीज़ को ज़मीन पे उतारना। बहुत बड़ा राज्य है, मानव संसाधन किसी भी देश का, किसी भी राज्य का बहुत बड़ा कैपिटल होता है। उसको कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाई जाए, और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना पड़ेगा। बुनियादी ढांचे पर हमने लगातार बात की। आपने निवेश का जिक्र किया, आपको याद दिलाना चाहूँगा 2018 फरवरी में जब उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर आया। उन्होंने कहा कि जब भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, 5 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी अगर बनानी है तो उसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। बड़ी भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया उत्तर प्रदेश को। वो लक्ष्य था 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का जो लक्ष्य 2018 में तय किया गया था। योगी सरकार का यही मंत्र है कि अगले 5 सालों में
2022 से 2027 के बीच जो पंचवर्षीय योजना है उसमें देश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के उस लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने MOU साइन किए गए थे उनमें से हमें बताया गया है 3 लाख करोड़ रुपए के MOU ज़मीन पर आ चुके हैं। जब निवेश ज़मीन पर आता है तो रोजगार के रूप में उसकी परिणति होती है। तो जो 2017 में हमने देखा कि जो बेरोजगारी की दर 17% थी वो अब 4% है, यानी इस पीरियड में लोग 4% पे सवाल उठाते हैं। मैं आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं, इसमें आपको स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूं कि ये जो अवधि है, इस अवधि में जितने युवा शिक्षित हुए, जितने युवा स्किल्ड होकर के निकले, क्या उनको अवसर मिले? आंकड़े दिखाते हैं कि अवसर मिले हैं। 1.5 लाख नौकरियां दी गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, 1.5 लाख डिफेंस के क्षेत्र में और 1.5 लाख दूसरे क्षेत्रों में। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बात की गई है, शुरुआत की गई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की गई है, ये सारी नौकरियां सरकारी आंकड़ों में दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन सरकार ने अपने विधानसभा के पटल पर यह कहा है कि जो बेरोजगारी की दर है वो इस वक्त 4%, 4.2% टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद में अगर हम 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा उन्होंने रखा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का आंकड़ा खुद मुख्यमंत्री योगी जी जनता के सामने रख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विकास, ये जो निवेश की वापसी है और सुरक्षा की भावना की जो परिवर्तन हमने देखा है कि सुरक्षा के बीच में जो निवेश वापस आ रहा है, क्योंकि निवेश लंबे समय के लिए होता है और सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसी लिहाज से ये बहुत ही अहम हो जाता है किसी भी राज्य का निवेश पर फोकस करना। निवेश वापस लौटना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके लिए बुनियादी ढांचे का जो विकास है उसकी रफ्तार को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। हमें एक्सप्रेसवेज बनते हुए देखे हैं, लेकिन गुजरात में 20 साल पहले वो एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और उन एक्सप्रेसवे के आजू बाजू यानी दाहिने और बाएं तरफ आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। वो इंडस्ट्रीज़ के ट्रक्स फैक्ट्री से सीधे निकलते हैं, हाईवे पे आते हैं और सीधे एयरपोर्ट पे जाकर के एक्सपोर्ट हो जाते हैं। गुजरात की, महाराष्ट्र की इकॉनमी बढ़ने का राज ही यही है। तो हमें अपने बहुत सारे सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। पहले केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, अभी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। जो कनेक्टिविटी है उसके साथ साथ जो युवाओं को जोड़ना है स्टार्टअप इकोसिस्टम से, जिसकी शुरुआत हमने नोएडा और गाज़ियाबाद के उस क्लस्टर में देखी कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक वो इकोसिस्टम हो चुका है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिहाज से उत्तर प्रदेश का आगे आना। और जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर यूपी की हिस्सेदारी को $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाना है तो ज़मीन पर बहुत ही बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कृषि इस अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा कि हमने बताया कि 20 लाख करोड़ में से करीब 10 लाख करोड़ रुपए कृषि से आते हैं, तो उस पर फोकस करना, क्योंकि कृषि में बहुत ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, वहीं से लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। तो कृषि की समरस किया गया है। हम अपने सेशंस में समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बड़े उपाय किए गए, चाहे वो गन्ना किसानों को बकाया हो या फिर कर्ज माफ़ी का ऐलान। पहली ही कैबिनेट में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था। उस किसानों के हित के लिए जो MSP है उसको दोगुना किया गया। और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर फोकस किया जाना है, और अब जो फोकस है वो लगातार हम करते रहेंगे। हमारे साथ एक और भी मेहमान आ चुके हैं। इससे पहले कि उद्घाटन सत्र की शुरुआत करें, आपका परिचय दें। मनीष शुक्ला हूं, प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मनीष शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि DD कॉन्क्लेव में अगले 2 दिनों तक हम बात करेंगे राजनीति किस तरह से बदली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है। राजनीतिक परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि जनता कितना बदलाव महसूस कर रही है 2017 के बाद? देखिए, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखेंगे तो फ़र्क साफ नज़र आएगा। अगर आप रोजगार की हम शुरू करें बात, तो अखिलेश जी और मायावती जी ने 10 साल में केवल 2,68,000 सरकारी सेक्टर में नौकरियां दी और हमने 4.5 लाख से ज़्यादा दी और 50,000 सरकारी नौकरी पाइपलाइन में है। 3 लाख से 3.5 लाख से ज़्यादा संविदा के आधार पर नौकरियां दी और करोड़ों नौकरियों का सृजन निजी क्षेत्रों में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आया है, उसके माध्यम से करोड़ों नौकरियों को रोजगार का सृजन किया गया है। और अगर बात करें एक्सप्रेसवे की, तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे था, आज़ादी के बाद से लेकर 2017 तक, और आज 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक का लोकार्पण हो चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चुनाव तक शुरू हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। 93% से ज़्यादा भूमि का क्रय हो चुका है।
और इसके अतिरिक्त गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, उसका भी निर्माण हो रहा है। और अगर बात करें खेती किसानी की, तो गन्ना किसानों का भुगतान जो हमारी सरकार में हमने क्रय किया उसका तो किया ही है, साथ साथ मायावती जी और अखिलेश यादव के समय के तमाम भुगतान थे जिसको हमने किए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो किसानों पर जो फोकस था, गन्ना भुगतान की बात करें, चाहे एमएसपी को डबल करने की बात करें, जो किसानों पर फोकस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की जो इकॉनमी है वो कृषि पर ज़्यादा आधारित है। लोग बहुत ज़्यादा इसके साथ पलायन न रुके। कोरोना में भी हमने देखा बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के आए, जिसकी व्यवस्था की गई स्थानीय स्तर पर रोजगार के माध्यम से, यहाँ से पलायन न रुके, उसके लिए क्या सरकार को फोकस? देखिए, जब कोरोना की पहली लहर चली और तमाम प्रवासी जब वापस लौटे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सोचा कि ये जो लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो। इसके लिए मनरेगा में बजट को हमने दुगना किया है। इन 5 सालों में मनरेगा के बजट को दुगना किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनके लिए रोजगार का सृजन किया, साथ ही साथ उनकी ब्रेन मैपिंग करके उनकी स्किल का भी पता लगाया गया और उसका डेटा तैयार किया गया। मंत्री, राज्य के मंत्री, सभी दलों के बड़े नेता और विद्वान आपसे मुखातिब होंगे। हमारे मुख्य अतिथि भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल भी मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल जी से कृपया महानुभावों का स्वागत करें। पहले माननीय मंत्री जी का स्वागत। आपकी करतल ध्वनि की प्रतीक्षा है हम सबको। दूरदर्शन के महानिदेशक मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए तुलसी का पौधा सौंपते हुए उन्हें, और अब मैं अनुरोध करूंगा मयंक जी से कृपया श्री नवनीत सहगल जी का स्वागत करें। तुलसी का पौधा उन्हें भी सौंपें। कृपया संगीत की आवाज धीमी कर दें। मैं अनुरोध करूंगा महानिदेशक महोदय से कृपया कॉन्क्लेव की संक्षिप्त भूमिका बताने के लिए पधारें श्री मयंक अग्रवाल जी। उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री महोदय से, श्री नवनीत सहगल जी से और महानिदेशक दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी से। कृपया दीप प्रज्वलित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होता है। मंत्री जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, साथ में श्री नवनीत सहगल और महानिदेशक दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा महानिदेशक दूरदर्शन से कृपया संक्षिप्त भूमिका के लिए पधारें श्री मयंक अग्रवाल जी। देश के बौद्धिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में आयोजित की जा रही इस डीडी कॉन्क्लेव में उपस्थित माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और मीडिया सहकर्मी, मेरे सहयोगी दूरदर्शन की अपर महानिदेशक श्रीमती प्रिया कुमार, अपर महानिदेशक श्री आरपी सरोज, उप महानिदेशक श्री अनुपम स्वरूप, निदेशक गार्गी मलिक, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती रमा त्रिवेदी, सभी उपस्थित अधिकारी कर्मचारी जिनकी वजह से यह आयोजन
संभव हो पाया, आप सभी का डीडी कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि आज की इस डीडी कॉन्क्लेव के आयोजन के पीछे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का मार्गदर्शन है। दूरदर्शन का ध्येय है सूचनाओं और समाचारों को देश के कोने कोने में बिना तोड़े मरोड़े जनमानस तक पहुंचाना। इसी प्रेरणा और सत्यम शिवम सुंदरम के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सत्य संपूर्ण सर्वत्र पहुंचे इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सर, यह दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार की पहली कॉन्क्लेव है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख माननीय नेतागण इस कॉन्क्लेव में अपने विचार जनता के सामने रखेंगे। आने वाले चुनावों को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष और संतुलित विचार जनता के सामने रखे जाएं, जिससे कि वे अपने मत का प्रयोग विवेक से कर सकें। कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू सहित कई विपक्ष के नेता भी उपस्थित रहेंगे। पक्ष और विपक्ष के द्वारा जन सरोकार के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर उठाकर दूरदर्शन इस कॉन्क्लेव का उसका यही उद्देश्य है कि जनता तक सही विचार पहुंचाए जा सकें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार विनिमय और संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। असहमति के स्वरों को भी मुखर करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने का काम डीडी न्यूज़ ने सदैव किया है। यही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम उसी जीवंतता का अनुभव करेंगे। हम कामना करेंगे कि 2 दिवसीय यह कॉन्क्लेव सही मायने में आनो भद्रः कृतवो यंतु विश्वता, यानी हमारे पास सब और से कल्याणकारी और सही विचार प्राप्त हों। लेट ऑल नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इस भावना को चरितार्थ कर सकें। अंत में सर, मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं कि आपकी प्रेरणा से यह कॉन्क्लेव संभव हो पाई है, और यह इस बात को मैं फिर से कहूंगा कि दूरदर्शन की इस तरह की पहली कॉन्क्लेव है, लेकिन इसके आगे हम और इस तरीके की कॉन्क्लेव जो है जनता तक सही विचार पहुंचाने के लिए निष्पक्ष तरीके से, जो कि दूरदर्शन का ध्येय है, हम करते रहेंगे आपके मार्गनिर्देशन में। धन्यवाद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय। डीडी कॉन्क्लेव के मुख्य प्रायोजक हैं जल जीवन मिशन हर घर जल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नमामि गंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम हर पल आपके साथ, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जाइजिंग पॉसिबिलिटीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल द एनर्जी ऑफ इंडिया, बायजूस क्लासेस विद 2 टीचर एडवांटेज, मैसूर सैंडल सोप 100% चंदन तेल युक्त एकमात्र साबुन, मैग्नीज ओर लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। मित्रों, यूं तो बादल और बारिश के कारण इन दोनों लखनऊ का मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां भी यहां साफ साफ महसूस की जा सकती हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी अखाड़े में खम ठोक रहे हैं और सबका उद्देश्य एक है, उस राज्य में अपने दल की सरकार बनाना जिससे होकर केंद्र का रास्ता जाता है। क्या राज्य और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने पर विकास का पहिया ज्यादा तेजी से घूमता है? दूरदर्शन कॉन्क्लेव के पहले सत्र का विषय है डबल इंजन का तंत्र। क्या यही है जीत का मंत्र? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, कि हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी और केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल तथा युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, और आपसे बातचीत कर रहे हैं दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर और प्रखर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के प्रथम सत्र का। स्वागत सर। 5 साल में यूपी के बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लखनऊ के इस सभागार में आप सबका हृदय से स्वागत। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे आज के इस पहले डीडी कॉन्क्लेव